हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। हमने फिजिक्स का पहला लेसन शुरू किया है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड्स। इसमें लास्ट वीडियो तक हमने कौन सी लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हमने देखी थी। ओके, अच्छा, आज उसके बाद वाली हम आगे जाएंगे। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब हैंड रिटन नोट्स है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखो, आज की थियरी है गिव द फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिक्स में इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहली लाइन क्या है, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वीनियंट बट नॉट रियल नेसेसरी। वो कन्वीनियंट है तो अच्छी बात है, इससे हमें कई सारे फायदे हैं, लेकिन अगर वो नहीं होती तो हमारा काम रुक जाता, ऐसा नहीं है। तो पहली तो लाइन ये लिखनी है, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वीनियंट बट नॉट रियली नेसेसरी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज यानी माइनर चार्ज, जो माइनर चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट कर सकते हैं, वो टेस्ट चार्ज पर वो डिपेंडेंट नहीं होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी एक प्रॉपर्टी है ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज यानी एक ऐसा माइनर चार्ज लिया जाता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करता है, उसकी प्रॉपर्टी शो करता है, उसके ऊपर से उसकी सभी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। ओके, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे क्यों लिखते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है वेक्टर एफ अपॉन क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय देयर इफेक्ट्स ऑन चार्जेस। चार्जेस पर जो इफेक्ट होती है, उस इफेक्ट पर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए। चलो अभी आगे दूसरे पॉइंट है इसमें, दे कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट भी कर सकती है। छठा पॉइंट, फेराडे गिव द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नाउ इट इज अमोंग द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। ये सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया किसने दिया था, फेराडे ने दिया था, और वो अभी फिजिक्स में सेंट्रल कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत ज्यादा उसका महत्व है। ओके, अच्छा, तो ये 6 पॉइंट है। 2 मार्क्स में अगर पूछे तो आपको कोई भी 4 पॉइंट लिखना है। अच्छा, उसके बाद वाली थियरी, व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल्स, गिव देयर एग्जांपल्स। ऐसे भी आ सकती है, अदरवाइज मेंशन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल। डाइपोल्स के सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस यानी महत्व, डाइपोल्स का महत्व क्या है वो। अदरवाइज व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल्स, गिव देयर एग्जांपल्स। तो पहले तो डेफिनेशन है, तो किसकी डेफिनेशन है, पोलर मोलिक्यूल की। द मोलिक्यूल्स इन विच द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज लाई एट द सेम प्लेस। अदर कोई मोलिक्यूल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड यानी ओवरलैप, एक के ऊपर दूसरा। ओके, तो द मोलिक्यूल्स इन विच द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज लाई एट द सेम प्लेस, देयरफॉर
their dipole moment is zero are called non-polar molecule. ये नॉन पोलर मोलिक्यूल की डेफिनेशन है। नॉन पोलर कब बोलते हैं? ऐसे मोलिक्यूल्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उसके जो सेंटर्स है वो उसके एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होते हैं या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। तो ओवरलैप होते हैं तो उसमें डायपोल नहीं होते हैं। डायपोल नहीं होते हैं तो वही लिखा है, देखो, therefore their dipole moment is zero। वहां पर डायपोल नहीं होती है तो डायपोल मोमेंट जीरो होगी, विच इज कॉल्ड नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। समझ आ गया? ऐसे मोलिक्यूल्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड ओवरलैप होते हैं और वहां पर डायपोल नहीं होती है तो उसकी डायपोल मोमेंट क्या होती है? जीरो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मोलिक्यूल। तो फिर से प्रॉपर्ली क्या लिखेंगे? द मोलिक्यूल्स इन विच द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज lie at the same place, therefore their dipole moment is zero, are called non-polar molecule। समझ आ गया? ओके। उसके बाद उसके एग्जाम्पल CO2, CH4, H2 and O2 are their examples। नॉन पोलर मोलिक्यूल्स के ये एग्जाम्पल्स हैं, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। अब उसकी एक प्रॉपर्टी है, अभी तो डायपोल मोमेंट नहीं है लेकिन जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं they develop a dipole moment when an electric field is applied। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करेंगे तब वो डायपोल मोमेंट शो करेंगे। पहले से होती नहीं है लेकिन जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें क्रिएट होगी। ओके, वो इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। चलो अब डेफिनेशन है पोलर मोलिक्यूल। पोलर, नॉन पोलर में क्या था? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर्स थे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप थे, कोइंसाइड थे। यहाँ पर कोइंसाइड नहीं होंगे, एट द सेम प्लेस नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे यानी डायपोल्स क्रिएट होंगे। डायपोल्स होंगे तो डायपोल मोमेंट होंगी। ओके, और ये डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो कि नहीं, उसकी एब्सेंट और उसकी प्रेजेंट दोनों में होते हैं। तो देखो वही लिखा है, बट इन सम मोलिक्यूल्स द सेंटर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते नहीं है। देयरफॉर दे हैव अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट even in the absence of an electric field। such molecules are called polar molecules। अब उसके एग्जांपल H2O, HCl, ये दोनों पोलर मोलिक्यूल्स के एग्जांपल्स हैं। समझ आ गए? ओके, उसके बाद वाली थियरी लेते हैं हम। डिराइव द टॉर्क ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। अगर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है उसमें हमने डायपोल रखा है तो डायपोल के कारण हमें टॉर्क मिलेगा। तो टॉर्क कैसे डिराइव करना है? तो पहले तो हमें ये फिगर ड्रॉ करनी है, डायपोल लेना है। डायपोल यानी प्लस चार्ज माइनस चार्ज होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a होगा। प्लस क्यू है वहां पर फोर्स प्लस क्यू ई और माइनस क्यू है वहां पर फोर्स माइनस क्यू ई लगेगा। अब देखो ये फोर्स है, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। फोर्सेस क्या है? वर्टिकल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। इसको मत ले लेना, फिर से बोलता हूं, फोर्सेस कैसे लिए हमने? वर्टिकल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये राइट एंगल है, यहां पर हमने थीटा ले लिया तो ये इसकी ऑपोजिट साइड हो गई। ऑपोजिट साइड है, हमने ऐसी वैल्यू ली है। देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा, देखो साइन थीटा यानी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमें पता है 10th स्टैंडर्ड में। तो साइन थीटा ऑपोजिट, ऑपोजिट यानी ये, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, तो ऑपोजिट यानी
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। और अपन में थोड़ा अंदर चला गया तो हम थोड़ा साइड में ले लेते हैं। चलो, ऐसा नहीं लिखना है। अरे ये लाइन भी चली गई, कोई बात नहीं, फिर से ड्रॉ कर देते हैं। ओके, अब यहां पर साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी 2a है, तो 2a को इस तरफ ले जाओ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी 2a साइन थीटा आ गया। तो ये इसको भी हम क्या कर दें, एक फ्रेम कर दें। चलो, तो ये भी एक फ्रेम हो गई हमारी। ओके, तो ऐसे मैंने ये डिस्टेंस निकाला, आपको पता है तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। साइन थीटा यानी ऑपोजिट अपन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट साइड यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाइपोटेनियस यानी ये 2a है, 2a को इस तरफ ला दिया, 2a साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अच्छा, अब हमें क्या लिखना है, टॉर्क की फॉर्मूला इन वर्ड, वर्ड फॉर्म में। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखनी है। ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखनी है, क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वैल्यू प्लेस करना है, कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेना है तब हमें साइन नहीं लेनी है, प्लस और माइनस नहीं लेना है, कोई भी एक जगह का क्यू ही लिख दिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हमने 2a साइन थीटा लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये 2a और q को कंबाइन कर दिया। देखो, टॉर्क इज इक्वल टू 2a q को एक ब्रैकेट में लिख दिया, बाकी क्या बचा, e साइन थीटा। 2a q हमें पता है, 2a q यानी डाइपोल मोमेंट p, तो इसकी जगह हमने p लिख दिया। तो हमें एरो करना है तो हम कर सकते हैं, इसकी वैल्यू रखी है हमने 2a q की जगह हमने क्या लिखा है, p लिखा है। ओके, अब ये साइन थीटा निकाल दे तो दोनों वेक्टर फॉर्म में आ जाएंगे और क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ऑर्डर चेंज नहीं चलेगा, आप p वेक्टर p क्रॉस वेक्टर ही ऐसा ही लिखना है। अगर कोई वेक्टर e क्रॉस वेक्टर p लिखेगा तो वो गलत है। तो आपको ये शॉर्ट में याद कैसे रखना है, मैं तो ऐसे याद रखता हूं, तपेली, हमारे किचन में होता है ना तपेली, तो तपेली। ओके, तो ऐसे आप ऑर्डर याद रख सकते हो। अच्छा, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इट्स डायरेक्शन, इट्स यानी टॉर्क की, इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर कमिंग आउट ऑफ इट। जो उसकी डायरेक्शन होगी वो कमिंग आउट, नॉर्मल होगी लेकिन कमिंग आउटसाइड। ओके, और when vector p is parallel to vector e और एंटी पैरेलल टू वेक्टर ई, जब वेक्टर p यानी डाइपोल मोमेंट e के साथ पैरेलल में या एंटी पैरेलल में होगी, तब उन केसेस में नेट टॉर्क जीरो होगा। ओके, क्यों ऐसा होगा, अगर पैरेलल होगा तो थीटा क्या होगा, जीरो, और एंटी पैरेलल होगा तो थीटा 180 होगा। तो यहाँ पर थीटा जीरो लिखो तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो, तो सब जीरो हो जाएगा। 180 रखो, साइन 180 का भी वैल्यू जीरो, तो भी टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इतना पॉइंट लिखना है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में आ चुकी है ये थियरी और सेकंड टाइम भी आ सकती है, इसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है। तो मेरी तरफ से ये इम्पोर्टेंट है, आपको तैयार रखना है। ओके, फॉर बोर्ड एग्जाम आपको ये तैयार रखना है। अच्छा, चलो इसके बाद वाली थियरी लेते हैं,
एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 टाइप है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सरफेस चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे 3 टाइप है, तीनों थियरी एक जैसी है। देखो पहले तो हमें क्या करनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, किसके लिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उसमें आपको पहले तो फिगर ड्रॉ करनी है। एक लीनियर वायर लिया हमने, ओके, एक लाइन ड्रॉ की, लाइन में से छोटा सा हमने एरिया लिया, छोटी सी लेंथ ली, उसको हमने डेल्टा एल बोल दिया। तो ओ से ये जो डेल्टा एल है वहां तक का डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर आर से ड्रॉ करते हैं, वहां से पॉइंट पी तक का पोजीशन वेक्टर आर डैश है, ओके। और ओ से पी तक का जो पोजीशन है वो पोजीशन वेक्टर आर, कैपिटल आर से हम इंडिकेट करते हैं। अब देखो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पहले हम ये जो छोटा सा हमने एलिमेंट लिया है, लेंथ एलिमेंट, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे डेल्टा ई, और उसके बाद हम सिग्मा ले लेंगे। सिग्मा यानी ऐसे जितने भी डेल्टा ई, ये छोटा सा एलिमेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पूरे सब छोटे छोटे एलिमेंट को हम कंबाइन करेंगे तो ये पूरी जो लाइन है उसका हमें टोटल ई मिलेगा। तो वहां पर हमें सिग्मा फॉर ऑल डेल्टा एल ऐसा लेना है। तो देखो कैसे लेते हैं, पहले तो फिगर समझ में आ गई। फिर से फिगर में क्या है, स्मॉल डेल्टा एल लेना है, उसका पोजीशन वेक्टर आर है, यहां से डेल्टा एल से पी तक का पोजीशन वेक्टर आर डैश है, और ओ से पी तक का पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर है। अच्छा, पहले तो इसको प्रूव करने के लिए कौन सी क्वांटिटी नेसेसरी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज नेसेसरी। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लैम्बडा। यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लैम्बडा। तो उसके ऊपर से उसका मैथमेटिकल फॉर्म यानी उसकी फॉर्मूला, तो लैम्बडा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, ओके। इसमें से आपको डेल्टा क्यू को सब्जेक्ट करना है, तो डेल्टा क्यू को सब्जेक्ट करो, डेल्टा एल इधर आ जाएगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा डेल्टा एल हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख दो। अब हमें उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये छोटा जो एलिमेंट है लेंथ एलिमेंट, उसके लिए हमें छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा डेल्टा ई। डेल्टा ई की फॉर्मूला क्या है, जनरल ई की फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर के, यहाँ छोटा चार्ज यानी डेल्टा क्यू, और उसके लिए जो पोजीशन वेक्टर है यहां से छोटा जो एलिमेंट है वहां से पी तक का, ओके। तो आर डैश हमें लेना है, यहां पर आर डैश लेना है, याद रखना आर डैश स्क्वायर। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू के डेल्टा क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर, ओके। अब मैं इसमें डेल्टा क्यू की वैल्यू रखता हूं, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू, तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, लैम्बडा डेल्टा एल, ये हम लिखेंगे, ओके। ये किसकी जगह पर रखा हमने, डेल्टा क्यू की जगह पर रखा, ओके। अब हमें ये तो छोटा एलिमेंट के लिए फाइंड किया, हमें तो पूरी लेंथ के लिए चाहिए। तो हमें क्या करना है, ई टोटल यानी के लिखना है, उसके बाद सिग्मा ऑल फॉर ऑल डेल्टा एल, उसके बाद लैम्बडा डेल्टा एल अपॉन आर डैश स्क्वायर। ये हमारी फॉर्मूला आ गई, लेकिन ये स्केलर फॉर्मूला है, हमें इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना है या वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन हो जाएगा, डेल्टा एल की जगह डीएल हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन आर डैश स्क्वायर अंदर रहेगा, के बाहर रहेगा। तो ये हो गई हमारी फॉर्मूला। तो समझ आ गया, तो 2 मार्क्स में आए तो हमें उसको छोड़ना नहीं है, ओके। ये हुआ हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो वाली थियरी लेते हैं। ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कंटिन्यूअस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर हमें क्या करना है, कोई एक रैंडम शेप लेना है सरफेस का, उसमें से एक छोटा एलिमेंट ले लिया डेल्टा एस, जैसे आगे हमने डेल्टा एल लिया था ना, वैसे डेल्टा एस,
अब वैसे ही O से डेल्टा S तक का डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर R, वहां से P तक का पोजीशन वेक्टर वेक्टर R डैश, और O से P तक का वेक्टर कैपिटल R, वैसे ही जैसे आगे लिया था। ओके, तो उसमें कौन सी क्वांटिटी नेसेसरी थी? लैम्बडा। इसमें कौन सी जरूरी है? सिग्मा। सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज नेसेसरी। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया भी लिख सकते हो, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सिग्मा। तो उसकी फॉर्मूला लेनी है, सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। इसमें से डेल्टा क्यू को सब्जेक्ट करो, डेल्टा एस इधर आ जाएगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस, इक्वेशन नंबर 1। ये जरूरत पड़ेगी हमें। चलो अब ये छोटा सा जो एलिमेंट है सरफेस एलिमेंट, उसके लिए छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा ई इज इक्वल टू के डेल्टा क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर। यहाँ पर डेल्टा क्यू की वैल्यू रखो, यहाँ से सिग्मा डेल्टा एस, कहाँ से वैल्यू रखी? फ्रॉम इक्वेशन 1। ये छोटा सा एलिमेंट के लिए, हमें तो ये पूरी सरफेस के लिए चाहिए वैल्यू, तो हमें ई टोटल चाहिए। तो ई टोटल करना है तो के लिखना है और ये सब भी लिखना है, सिग्मा डेल्टा एस अपॉन आर डैश स्क्वायर, लेकिन उन दोनों के बीच में सिग्मा फॉर ऑल डेल्टा एस ऐसा लिख देना है। ये तो स्केलर फॉर्म हुआ। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अदरवाइज इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना है, तो ये सिग्मा निकाल देना है, उसकी जगह इंटीग्रेशन, और ये जो डेल्टा एस है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? ds लिख देंगे। ओके, तो ये इंटीग्रेशन फॉर्म हो गया, समझ आ गया? अच्छा, अब ये हमारा हुआ कंटिन्यूअस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम क्या लेंगे? कंटिन्यूअस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद वाली थियरी। देखो, ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कंटिन्यूअस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले तो हमें कोई भी एक वॉल्यूम लेना है, आर्बिटरी, कोई भी शेप का। ओके, कोई डेफिनेट शेप नहीं, उसमें से हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, क्यूब छोटा सा। ओके, तो ओ से क्यूब तक का पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर, वहां से पी तक का पोजीशन वेक्टर आर डैश, और ओ से पी तक का वेक्टर कैपिटल आर। ओके, और ये जो एलिमेंट है उसको हम डेल्टा वी लेंगे। तो इसके लिए कौन सी क्वांटिटी नेसेसरी है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज नेसेसरी, इसको हम रो बोलेंगे। उसकी फॉर्मूला क्या होगी? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज रो। अकॉर्डिंग डेफिनेशन हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? रो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। इसमें से डेल्टा क्यू को सब्जेक्ट करो, डेल्टा वी इस तरफ आएगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रो डेल्टा वी हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब हम ये छोटा सा जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसके लिए हम डेल्टा ई फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? के डेल्टा क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर। अब हम इसमें डेल्टा क्यू की वैल्यू रखेंगे। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है? रो डेल्टा वी लिख दिया। कहां से लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हमें तो पूरे ये जो पूरा वॉल्यूम है ये उसके लिए चाहिए, तो ई टोटल। तो ई टोटल तो हम क्या करेंगे? ये सब लिखना है, के इस तरफ और बाकी का इस तरफ, बीच में क्या लिखना है? सिग्मा फॉर ऑल डेल्टा वी ऐसा लिखना है। ये तो हमारा स्केलर फॉर्म हुआ। हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अदरवाइज इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? के इंटीग्रेशन रो आर डैश स्क्वायर इंटू डीवी। तो क्या किया? सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन ले लिया, डेल्टा वी की जगह डीवी ले लिया। तो ये जो लास्ट 3 थियरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से कोई भी एक 2 मार्क्स में आ सकती है। देखो तीनों में सिमिलर है। पहली हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी ली, उसको लैम्बडा बोला। दूसरे में हमने लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। इसमें क्या लिया? रो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। इसके पहले क्या लिया था? सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। उसके पहले क्या लिया था? लैम्बडा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ओके, इसमें क्या है? सर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, इसके आगे सिग्मा लिया, उसमें चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया है। उसके आगे में क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ है। ओके, तो तीनों एक दूसरे के साथ सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है और सब में फिगर डिफरेंट है।
तो ये आपको अच्छी तरह से तीनों थियरी इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी एक थियरी 2 मार्क्स में एग्जाम में आ सकती है। ओके, तो आज हमने जितनी भी थियरी की, आज आप उसको लिख लिख के प्रॉपरली तैयार कर देना। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी बोला कि ये सब हैंड रिटन नोट्स है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आगे के भी वीडियो अभी आपने नहीं देखे हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, तो अच्छी तरह से ये सभी आज तक का पूरा चैप्टर क्लियर कर देना, तैयार कर देना। ओके, अच्छा चलो बाय, टाटा बाय, सी यू।